हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम रिवाइज करने वाले इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर। दोस्तों, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर क्वेश्चन आया तो उसका वेटेज 8 to 12 मार्क्स के बीच में हो सकता है। चलिए रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहला ही सेक्शन जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है और चार्जिंग सेक्शन के अंदर क्या लिखा है दोस्तों कि ये हेड के अंदर आपकी इनकम तब भी टैक्सेबल होगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो ही आपकी इनकम जो है वो सैलरीज हेड के अंदर क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। नीचे ही दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। पहला एक्सेप्शन अगर आप देखोगे तो अगर एक पार्टनर को सैलरी मिलता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म तो वो टैक्सेबल होता है अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है वो सैलरी दे रहा है किसको, पार्टनर को, तो पार्टनर को कौन से हेड में टैक्स लगेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि फर्म और पार्टनर के बीच में देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सेकेंड दोस्तों, एमपी एमएलए को जो भी सैलरी मिलेगा, एमपी और एमएलए को जो भी सैलरी मिलेगा वो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा, आईएफओएस, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एंड लास्ट एग्जांपल दोस्तों, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फैकल्टीज फ्रॉम एडनोवेट। एडनोवेट जो हम लोगों को रेम्यूनरेशन दे रहा है दोस्तों वो भी कहां पे टैक्सेबल होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि एडनोवेट और यू कैन से फैकल्टीज के बीच में भी देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था चार्जिंग सेक्शन के अंदर कि ये हेड के अंदर आपको टैक्स कब लगेगा, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। नीचे मैंने आप लोगों को कुछ एक्सेप्शंस दे दिए कि यहां पे ये केसेस में जो एक्सेप्शंस है वो केसेस में आपको टैक्स सैलरी हेड में नहीं लगेगा, कोई दूसरे हेड्स में लगेगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है व्हाट इज योर ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, मतलब आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा। तो सैलरीज चैप्टर के अंदर रूल क्या है कि सैलरीज आर टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अगर आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, कहने से जिस ईयर में वो ड्यू हो गई आपको टैक्स लग जाएगा। एंड इन केस अगर आपकी सैलरी रिसीव हो चुकी है एंड अभी तक ड्यू नहीं हुई है तो भी आपको जिस ईयर में रिसीव हुई है वो ईयर में टैक्स लग जाएगा। इट इज ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अब दोस्तों आपका फॉर्मेट देखो, यहां पे सैलरी के अंदर जो भी चीजें फुल्ली टैक्सेबल होगी वो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाने दोगे एंड अगर कोई चीज पे एग्जम्पशन मिलता है तो वो आप इनर कॉलम में लिखोगे, एग्जम्पशन आप कैलकुलेट करोगे, माइनस करोगे एग्जम्पशन इनर कॉलम में और जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आउटर कॉलम में जाएगा। एक चीज याद में ध्यान में रखना, हमेशा टैक्सेबल अमाउंट्स जो है वो कहां पे जाएंगे, आउटर कॉलम में जाएंगे। अब दोस्तों पहला ही पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो वो कहां पे लिखोगे आप, आउटर कॉलम में लिखोगे, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, अरियर्स ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी, सैलरी ऑफ पास्ट ईयर्स विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। और ये कब हो सकता था, तो थोड़ा सा याद करो, अगर तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हुई है रेट्रोस्पेक्टिवली तो पास्ट ईयर की जो सैलरीज रहेगी वो तुम्हें अभी रिसीव होगी जिसपे तुमने पास्ट ईयर में टैक्स भरा नहीं होगा, तो वो अरियर्स ऑफ सैलरी इस साल क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखोगे एडवांस सैलरी, अगर तुमने फ्यूचर की सैलरी अभी ले ली है तो अब वो सैलरी दोस्तों ड्यू नहीं हुई है अभी तक, अभी रिसीव हो चुकी है तो आपको इसी साल में क्या लग जाएगा, टैक्स। नेक्स्ट देखो बोनस। अब दोस्तों बोनस जो है वो टैक्सेबल होगा ऑन रिसीट बेसिस, ये एक चीज ध्यान में रखना। सी नॉर्मली सैलरी सेट में टैक्स कब लगेगा, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, बट जो बोनस है ना वो एक एक्सेप्शन की तरह आप ऐसा समझ सकते हो, बोनस पे आपको टैक्स लगेगा जिस ईयर में बोनस रिसीव हुआ है, तो रिसीट बेसिस पे उस पर टैक्स आ जाएगा। नेक्स्ट कमीशन। अब कमीशन देने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, मैंने आपको कमीशन दिया, अब वो कमीशन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब जितना टर्नओवर होगा उसका सपोज 4% या 5% मैं कमीशन दे रहा हूं, या जितना नेट प्रॉफिट होगा उसका 4% 5% दे रहा हूं, तो कमीशन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। कोई भी तरीका हो कमीशन देने का, इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल टू एम्प्लॉय। अभी तक हमने जो भी चीजें डिस्कस की है वो देखो क्या हो जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। बेसिक सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब आउटर कॉलम में आप लिखोगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है अलाउंसेस। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर कोई अमाउंट फिक्स दे रहा है पर मंथ बेसिस पे उसके ऑफिशियल या पर्सनल खर्चों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं अलाउंसेस।
आप अलाउंसेस इनर कॉलम में लिखोगे, उसमें से आप दोस्तों एग्जम्पशन माइनस करोगे और जो बचेगा अमाउंट वो आउटर कॉलम में जाएगा। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और वो सब, तो वो भी आप पहले इनर कॉलम में लिखोगे। जो भी एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है फर्स्ट यू राइट इन इनर कॉलम, देन यू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, एग्जम्पशन माइनस करके जो बचेगा वो आउटर कॉलम। नेक्स्ट दोस्तों क्या आएगा, परक्विजिट। अब परक्विजिट्स जो है वो क्या है, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, परक्विजिट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि परक्विजिट्स के केस में कितने अमाउंट पे टैक्स लगना चाहिए। तो जो परक्विजिट्स है वो डायरेक्टली टैक्सेबल अमाउंट जो भी होगा वो आउटर कॉलम में जाएगा। इन सबको आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ग्रॉस सैलरी मिलेगा। और ग्रॉस सैलरी में से आपको कुछ डिडक्शंस माइनस करने पड़ेंगे जो आपको सैलरीज हेड में मिलते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट सैलरी। सो ये आपका फॉर्मेट रहेगा दोस्तों। अब मेन जो चैप्टर है वो ये 4 नोट्स में डिवाइडेड है। नोट नंबर 1 अलाउंसेस, नोट नंबर 2 रिटायरमेंट बेनिफिट, नोट नंबर 3 परक्विजिट एंड नोट नंबर 4 डिडक्शंस। अब फ्रेंड्स नोट्स स्टार्ट करने से पहले एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 89। सेक्शन नंबर 89 किससे डील करता है, रिलीफ। तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर आपको अरियर्स ऑफ सैलरी मिला है, मींस सैलरी ऑफ पास्ट ईयर्स विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर एंड दिस सैलरी वाज नॉट टैक्स्ड इन पास्ट ईयर्स। सो अगर आपको अरियर्स मिला है या फिर आपको एडवांस सैलरी मिल रहा है, सैलरी ऑफ फ्यूचर ईयर्स यू आर रिसीविंग इन करंट ईयर, नाउ बोथ दिस सैलरीज आर टैक्सेबल इन करंट ईयर। मतलब जो अरियर्स है वो भी एंड जो एडवांस है वो भी करंट ईयर में टैक्स हो जाएगी दोस्तों। अब करंट ईयर में शायद आपको वो सैलरी के ऊपर टैक्स ज्यादा आए अगर यही अरियर्स ऑफ सैलरी एंड यही एडवांस ऑफ सैलरी रिस्पेक्टिव ईयर्स में टैक्स हो जाती, तो शायद आपका टैक्स कम आता। सो अगर तुम्हें अरियर्स मिल रहा है या अगर तुम्हें एडवांस मिल रहा है इन करंट ईयर और तुम्हें उस पर ज्यादा टैक्स आ रहा है एंड अगर यही सैलरी पास्ट या फ्यूचर ईयर्स में टैक्सेबल हो जाती तो तुम्हें टैक्स कम आता, तो ये सेक्शन बोल रहा है कि जितना भी आपका एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है ना दोस्तों, उतना हम आपको रिलीफ दे देंगे। सो इधर आप लोगों के स्टेप्स क्या होंगे, हाउ टू कैलकुलेट रिलीफ। तो देखो पहला स्टेप बहुत इजी है, करंट ईयर की इनकम ले लो और उसमें आप अरियर्स या एडवांस जो भी मिला है वो ऐड कर दो। सो करंट ईयर की इनकम में अरियर्स एडवांस जोड़ दो, टोटल मिल जाएगा और उस पर टोटल टैक्स कैलकुलेट करो। फिर आप करंट ईयर की इनकम ही लो, अरियर्स और एडवांस को हटा दो और टोटल टैक्स कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियसली आपका आंसर स्टेप नंबर 1 में ज्यादा होगा। तो स्टेप 1 माइनस 2 करो, वो आपका स्टेप 3 होगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा पता है, एक अमाउंट मिलेगा। वो क्या होगा कि तुम्हें करंट ईयर में कितना टैक्स आ रहा है ऑन अरियर्स और ऑन एडवांस। तुम्हें करंट ईयर में कितना टैक्स आ रहा है और इधर तुम करंट ईयर के स्लैब रेट्स यूज करना। फिर स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 जो है उसमें तुम क्या करो, सपोज तुम्हें अरियर्स मिला हुआ है तो उस साल की इनकम कितनी थी पहले, जिस साल का ये अरियर्स है, और उसमें अरियर्स ऐड कर दो और टोटल करके उस पे टोटल टैक्स निकालो एंड फिर अरियर्स हटा के टोटल टैक्स निकालो कितना आ रहा है। याद रखना ये जो स्टेप 4 और 5 है उसमें तुम सारे कैलकुलेशंस और स्लैब रेट्स करंट ईयर के यूज नहीं करोगे। अरियर्स मिला होगा तो पास्ट ईयर के करोगे और एडवांस मिला होगा तो फ्यूचर ईयर्स के करोगे। एंड उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 6 होगा 4 और 5 का डिफरेंस। तो ये जो स्टेप 3 है वो क्या है, करंट ईयर में तुम्हें कितना टैक्स आ रहा है ऑन अरियर्स और ऑन एडवांस। और 6th स्टेप क्या है कि तुम्हें ये अरियर्स और एडवांस पे पास्ट या फ्यूचर ईयर में कितना टैक्स आता है। और स्टेप नंबर 7 क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा स्टेप 3 ये जो है इज मोर देन स्टेप नंबर 6, तो तुम करंट ईयर में अरियर्स या एडवांस पे ज्यादा टैक्स भर रहे हो एज कंपेयर टू पास्ट ईयर्स, तो फिर फ्रेंड्स हम आपको रिलीफ दे देंगे। और रिलीफ कितना होगा, स्टेप 3 माइनस स्टेप नंबर 6। सो ये आपका सेक्शन नंबर 89 है। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं विथ नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 इज अलाउंस। व्हाट इज अलाउंस? अलाउंस इज अ फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड फॉर ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस। सो व्हाट इज अलाउंस? अलाउंस एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? फॉर ऑफिशियल और फॉर पर्सनल पर्पस। अब ध्यान से सुनना, पहला ही एक सेक्शन जो आप लोगों को पढ़ना है वो है सेक्शन नंबर 10(7) करके। सेक्शन 10(7) क्या बोल रहा है कि अगर ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी, अगर ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी तो जो भी अलाउंस मिलेगा, जो भी परक्विजिट मिलेगा एम्प्लॉई को,
वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फुल्ली एग्जाम्प्ट है दोस्तों, फुल्ली एग्जाम्प्ट। पहला कंडीशन एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड कंडीशन एम्प्लॉय कौन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड थर्ड कंडीशन एम्प्लॉइज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। ये तीन कंडीशन है, क्या, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉई सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सर्विसेज कहां पे है, आउटसाइड इंडिया। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये एम्प्लॉय को जो भी अलाउंस मिलेगा प्लस जो भी परक्विजिट मिलेगा, सारा का सारा दोस्तों, सारा का सारा क्या है, एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(7). अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक अलाउंस पढ़ा देता हूं, जो है अपना डियरनेस अलाउंस। बहुत डिटेल में अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। डियरनेस अलाउंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, दूसरा होता है डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स। याद करो थोड़ा सा, ये दोनों के दोनों डियरनेस अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। ये दोनों के दोनों डियरनेस अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। व्हाट इज डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स? तो जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट देगा। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहा है तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के अंदर एम्प्लॉयर कहने से एम्प्लॉय की सैलरी देखेगा कितनी है, और वो सैलरी के अंदर ये जो डियरनेस अलाउंस है इन टर्म्स वो इंक्लूड करेगा, और ये वाला डियरनेस अलाउंस वो इंक्लूड नहीं करेगा। याद रखना, ये दोनों के दोनों डियरनेस अलाउंस आपको मिलेंगे कब, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, और दोनों के दोनों डियरनेस अलाउंस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। अगर क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस के रिलेशन में कुछ भी नहीं दिया जाता कि वो इन टर्म्स है कि नॉट इन टर्म्स है, तो आप अपना अजम्पशन लिख सकते हो वहां पे दोस्तों। अब दोस्तों मैं जा रहा हूं नेक्स्ट अलाउंस के ऊपर। अपन ने 10(7) तो डिस्कस कर लिया, अब 10(7) के बाद हमें डिस्कस करना है 10(13)(a). सेक्शन 10(13)(a) जो है वो क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। अब ये हाउस रेंट अलाउंस में आपको एग्जम्पशन मिलेगा अंडर 10(13)(a), लेकिन अगर आप सेक्शन 115 BAC जो अपना डिफॉल्ट स्कीम है उसके अंदर कवर्ड हो तो फिर आपको ये डिडक्शन या ये एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। सो हाउस रेंट अलाउंस का आपका जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 115 BAC। अब जो भी एम्प्लॉई को हाउस रेंट अलाउंस मिला वो आप इनर कॉलम में लिखोगे, और उसमें से आप एग्जम्पशन जो है वो माइनस करोगे अंडर सेक्शन 10(13)(a। जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कहां जाएगा, आउटर कॉलम में। अब कितना एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(13)(a? तो एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तीन लिमिट्स है, उसमें से जो भी लोअर आया वो। पहला 50% ऑफ सैलरी। कब लेना है 50% ऑफ सैलरी? इफ अकोमोडेशन इज इन मेट्रो सिटीज, एंड 40% ऑफ सैलरी इफ इन नॉन मेट्रो सिटीज। 4 मेट्रो सिटीज है, याद रखना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। अगर एम्प्लॉई यहां पे रेंट पे कर रहा है तो 50% आ जाएगा पहला लिमिट, नहीं तो 40% आएगा। सेकेंड लिमिट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब क्या, जितना एम्प्लॉयर से मिला, क्योंकि दोस्तों उससे ज्यादा तो आपका एग्जम्पशन हो ही नहीं सकता। एंड थर्ड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी। ये तीन लिमिट्स कैलकुलेट करो, विच एवर इज लोअर। अब क्वेश्चन आता है सर सैलरी का मतलब क्या? तो याद रखना यहां पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये तीन चीजें आपको सैलरी के अंदर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन असेसी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस। अभी आप खुद के ही हाउस में रह रहे हो तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप रेंट ही नहीं पे कर रहे हो, और इन अ हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। सो अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे हो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इफ देयर इज चेंज इन सैलरी। देखो ये सैलरी जो है वो यूज होगी टू कैलकुलेट एग्जम्पशन, या देयर इज चेंज इन रेंट, ये जो रेंट है वो भी यूज होगा टू कैलकुलेट एग्जम्पशन, और देयर इज चेंज इन सिटी इन विच एम्प्लॉय रिसाइड्स। मतलब अगर ये तीन चीजें चेंज हो रही है, ये तीन चीजें यहां पे यूज होती है क्या कैलकुलेट करने के लिए, एग्जम्पशन। सो अगर ये तीन चीजें चेंज हुई तो आपको कैलकुलेशन जो है वो ब्लॉक्स बना के करना पड़ेगा, मतलब जिस दिन से चेंज आया है उस दिन से आप कैलकुलेशन अलग कर देना। सो अगर सोचो आपका अप्रैल से लेके दिसंबर तक सैलरी एक्स था और जैन से लेके मार्च सैलरी वाई हो चुका, तो पूरे साल में एक ही चेंज हुआ है, बस आपके दो ब्लॉक्स बन जाएंगे, अप्रैल टू दिसंबर एक ब्लॉक और जैन टू मार्च। मतलब ये दो ब्लॉक्स में कैलकुलेशन करना, 9 मंथ्स के लिए पहला कैलकुलेशन और फिर 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन। 9 मंथ्स के लिए चेक करो कितना अमाउंट मिला है,
फिर 3 मंथ्स के लिए चेक करो कितना अमाउंट मिला है और एग्जम्पशन कैलकुलेट कर दो। अब उसके बाद ये आपका 1013A कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 1014 क्लॉज 1 पे। 1014 क्लॉज 1 जो है उसमें क्या दिया है, तो उसमें दोस्तों आपको 7 अलाउंसेस दिए, मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखे कट हार्ड करके। सी से कन्वेयंस अलाउंस, यू से यूनिफॉर्म अलाउंस, टी से ट्रैवलिंग अलाउंस, एच से हेल्पर अलाउंस, ए से एकेडमिक परस्यूट अलाउंस, आर से रिसर्च अलाउंस एंड डी से डेली अलाउंस। अब दोस्तों ये 7 अलाउंसेस अगर आपको मिल रहे हैं, 7 अलाउंसेस, तो ये सातों के सातों अलाउंसेस के लिए एग्जम्पशन दिया गया है अंडर सेक्शन 1014(1). बट याद रखना एग्जम्पशन जो है वो ऑप्शनल स्कीम में सारे अलाउंसेस के लिए दिया है, लेकिन डिफॉल्ट स्कीम के अंदर आपको सिर्फ 3 अलाउंस के लिए दिया गया है, कन्वेयंस, ट्रैवलिंग एंड डेली। तो सी, टी एंड डी ये 3 अलाउंसेस एग्जम्प्ट हो सकते हैं अंडर 1014(1) पर कौन से स्कीम में? डिफॉल्ट स्कीम में। ऑप्शनल स्कीम में ये सातों के सातों एग्जम्प्ट हो जाएंगे। बट क्वेश्चन आ रहा है कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो जितना पैसा मिला, जितना अलाउंस आया एम्प्लॉयर से वो, या फिर एक्चुअल एक्सपेंस, मतलब ये पर्पस के लिए जो भी खर्चा हुआ रहेगा, विच एवर इज लोअर। सो अगर सोचो आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है, एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस, 30,000 का यूनिफॉर्म अलाउंस मिला और आपने उसमें से खर्चा 24,000 ही किया एंड यू आर अंडर ऑप्शनल स्कीम, तो आपको 24,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 30 में से 24 माइनस करो, 6,000 टैक्स। बट अगर तुम्हें 30,000 यूनिफॉर्म अलाउंस मिला और तुम्हारा खर्चा 35,000 हुआ है, तो पूरा 30,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, नथिंग इज टैक्सेबल। सो ये चीज ध्यान में रखना, ऑप्शनल स्कीम में सातों का एग्जम्पशन मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम में सिर्फ 3 का ही एग्जम्पशन मिलेगा। फिर आता है दोस्तों 1014 क्लॉज 2। 1014 क्लॉज 2 में आपको ये 5 अलाउंसेस याद रखने हैं। ये पांचों अलाउंस जो है दोस्तों, ये पांचों के पांचों अलाउंस एग्जम्प्ट होंगे, लेकिन यहां पे आपको स्टैंडर्ड एग्जम्पशंस दिए गए। क्या दिए गए बोलो? स्टैंडर्ड एग्जम्पशंस। मतलब लिमिट पहले से ही फिक्स है कि मैक्सिमम इतना ही मिलेगा। ये पांचों अलाउंस का एग्जम्पशन ऑप्शनल स्कीम में मिलेगा। ऑप्शनल स्कीम में ये पांचों एग्जम्पशन मिलेंगे, बट डिफॉल्ट स्कीम के अंदर जो 5th अलाउंस है बस उसी का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब ध्यान से सुनो क्या प्रोविजन है। तो यहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जम्प्ट होगा? तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में प्रोविजन है कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 बच्चे। अब ये एग्जम्पशन कहां मिलेगा? अंडर ऑप्शनल स्कीम। नेक्स्ट इज हॉस्टल अलाउंस। एम्प्लॉय के बच्चे अगर हॉस्टल में पढ़ रहे, हॉस्टल में है, तो एम्प्लॉय के बच्चे अगर हॉस्टल में है तो एम्प्लॉयर उसको अलाउंस दे रहा है। कितना एग्जम्प्ट होगा? मैक्सिमम एग्जम्पशन इज 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ये भी कहां मिलेगा? अंडर ऑप्शनल स्कीम। ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? तो ट्रांसपोर्ट मतलब होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने का जो खर्चा होगा उसके लिए। बट ये अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता है अगर पर्सन हैंडीकैप है तो, और वो कितना मिलता है? 3,200 पर मंथ। और ये प्लीज नोट करो कहां मिल रहा है? डिफॉल्ट में भी और ऑप्शनल में भी। उसके बाद दोस्तों ट्राइबल एरिया अलाउंस करके है, वो 200 रुपया एग्जम्प्ट है पर मंथ। एंड एक आता है रनिंग अलाउंस टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। सो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे अगर सपोज कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो उसके अंदर जो ड्राइवर्स होंगे, ड्राइवर्स के साथ जो एक अटेंडेंट होगा, वो लोग जो एम्प्लॉइज है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको एक रनिंग अलाउंस मिलता है। ये रनिंग अलाउंस एग्जम्प्ट होगा 70% ऑफ अलाउंस और मैक्सिमम 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। बट याद रखना इन लोगों को डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए? डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। ये जो डेली अलाउंस था वो इनको मिलना नहीं चाहिए, तो इनको रनिंग अलाउंस का एग्जम्पशन मिलेगा। डियरनेस अलाउंस तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जो फुल्ली टैक्सेबल है। अब दोस्तों ये 1014(2), 1014(1), 1013A एंड 10(7) के अलावा अगर आपको कोई भी अलाउंस दिखा, वो सारे के सारे अलाउंस क्या हो जाएंगे दोस्तों? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे।
So allowances which are fully taxable: dearness allowance, telephone allowance, electricity allowance, medical allowance, tiffin allowance, night duty allowance, entertainment allowance, any other allowance. तो ये सब fully taxable हो जाएंगे. अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं विथ नोट नंबर 2. नोट नंबर 2 जो है वो है अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अब दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर पहला ही रिटायरमेंट बेनिफिट क्या आ रहा है? ग्रेचुइटी. अगर ग्रेचुइटी दिया गया है, और ग्रेचुइटी किसने दिया है बोलो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है. ग्रेचुइटी जो है वो किसको मिला हुआ है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है. तो क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट. बट याद रखना दोस्तों, ये जो प्रोविजन है ये आपको एप्लीकेबल तभी होगा जब आपको ग्रेचुइटी मिला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. अगर आपको ग्रेचुइटी ड्यूरिंग सर्विस पीरियड मिलता है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल. फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो गवर्नमेंट को मिले या नॉन गवर्नमेंट को मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यस, अगर ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के वक्त मिला है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट. अच्छा, अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हो जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर्ड है, सो अगर आप पोगा एम्प्लॉइज हो तो 3 लिमिट से विच एवर इज लोअर वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, और अगर आप अदर एम्प्लॉय हो तो भी 3 लिमिट से विच एवर इज लोअर वो एग्जम्प्ट हो जाएगी. अच्छा, अब पोगा एम्प्लॉइज के केस में प्रोविजन क्या है? तो पहला है 15 डिवाइड बाय 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. दिस इज योर लिमिट नंबर 1. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि उससे ज्यादा एग्जम्पशन नहीं हो सकता, और मैक्सिमम 20 lakhs ओवर लाइफ टाइम. ये तीनों में से जो भी लोअर आया उतना आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा. अब यहां पे दोस्तों दिया गया है लास्ट ड्रॉन सैलरी. क्वेश्चन आ रहा है लास्ट ड्रॉन सैलरी कितने टाइम का? तो लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 मंथ का आपको लेना है. 1 मंथ का लास्ट ड्रॉन सैलरी लेना है, और सैलरी में क्या क्या लेना है? बेसिक सैलरी लेना है और डियरनेस अलाउंस दोनों लेने हैं, बोथ इन टर्म्स भी एंड नॉट इन टर्म्स. सो लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या क्या आएगा? 1 मंथ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस बोथ. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल आपने काम किया है? तो देखो, अगर आपने 26 साल 5 महीने काम किए तो 26 साल लेना है, उसको राउंडिंग ऑफ करना है. 26 साल 6 महीना काम किया है तो वापस से 26 ही लेना है. 26 साल 6 महीना 1 दिन हो चुका, मतलब मोर देन 6 मंथ्स हुआ ना, तो उसको हायर साइड पे राउंडिंग ऑफ करना 27 पे. सो ये हो जाएगा इन केस ऑफ पोगा एम्प्लॉइज. बट अदर एम्प्लॉइज के केस में देखो, 15 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ 10 months मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 20 lakhs ओवर लाइफ टाइम ऑफ द असेसी. सेकेंड लिमिट और थर्ड लिमिट तो दोनों जगह पे सेम ही है, सिर्फ चेंज जो हुआ है वो है लिमिट नंबर 1. लिमिट नंबर 1 क्या है? 15 डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 months. अब एवरेज सैलरी ऑफ 10 months, क्वेश्चन आता है कौन से 10 months? तो यहां पे देखो 10 months प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट लेना है. मतलब अगर आप दिसंबर मंथ में रिटायर हो रहे हो तो आपको नवंबर से बैकवर्ड जाना है 10 months. वो 10 months का आपको सैलरी लेना है जिसका एवरेज निकालना है. तो सैलरी में क्या क्या? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. ये 3 चीजें लेनी है. मतलब 10 महीने की बेसिक सैलरी लो, 10 महीने का डियरनेस अलाउंस लो, 10 महीने का कमीशन लो, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 10 करो, हो गया एवरेज सैलरी. एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस में ना, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस में आपको फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन उसको इग्नोर ही करना है. आपको फ्रैक्शन को देखना ही नहीं है. मतलब 5 months, 6 months, 6 months, 1 day, 9 months देखना ही नहीं. सो फ्रैक्शन को हमेशा इग्नोर करना है. इधर वो कॉन्सेप्ट नहीं है 6 मंथ से ज्यादा हुआ तो हायर साइड पे राउंड ऑफ, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अब दोस्तों यहां पे आ रहा है वर्ड लाइफ टाइम ऑफ असेसी. लाइफ टाइम ऑफ असेसी का मतलब क्या? तो लाइफ टाइम ऑफ असेसी का मतलब कि अगर आपको पहले कोई ग्रेचुइटी मिली है उसमें से जितना एग्जम्प्ट हो चुका है ग्रेचुइटी वो यहां से माइनस करना है. सो फॉर एग्जांपल मुझे पहले ग्रेचुइटी जो मिली थी वो थी 10 लाख, जिसमें से 4 लाख एग्जम्प्ट हो चुकी थी और मुझे 6 लाख पे टैक्स आ चुका था, और अब मुझे वापस ग्रेचुइटी मिल रही है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो मेरा एग्जम्पशन 4 लाख था, तो अब मेरी ये जो लिमिट है ना दोस्तों 20 लाख की, वो हो जाएगी 16 लाख. जितनी ग्रेचुइटी पहले एग्जम्प्ट हो चुकी है वो हमेशा माइनस करते जाना है. मतलब आपके पूरे लाइफ में आपको 20 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा. सो ये आपका ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इज पेंशन.
अब दोस्तों पेंशन के अंदर दो प्रकार की पेंशन होती है। पहला अनकम्यूटेड पेंशन। व्हाट इज अनकम्यूटेड पेंशन? अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब है पर मंथ आपको जो पेंशन मिलती है वो। सो अगर आपको पेंशन अनकम्यूटेड मिल रही है, अनकम्यूटेड पर मंथ पेंशन, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर आपको पेंशन कम्यूटेड मिल रही है, अब कम्यूटेड मतलब क्या? आप एम्प्लॉयर के पास गए और आपने बोला मुझे ये पर मंथ पेंशन देना बंद कर दो और उसके बदले में आप लमसम अमाउंट दे दो, मतलब यू आर कन्वर्टिंग योर मंथली पेंशन इनटू अ लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट आप उसमें कन्वर्ट करवा रहे हो। सो आप क्या कर रहे हो? आप एम्प्लॉयर को बोल रहे हो मुझे पर मंथ पेंशन देना बंद कर दो, आप मुझे एक लमसम अमाउंट दे दो। अब अगर ये लमसम अमाउंट किसको मिला है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदर एम्प्लॉइज को मिला है, तो अदर एम्प्लॉइज के केस में आप चेक करो कि क्या उनको ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है कि ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुआ। अगर ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है तो एग्जम्पशन इज 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू, एंड अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुआ है देन इट इज हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। बस अब एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम्हें पेंशन मिल रही हो तब, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि आपको पेंशन मिल रही है 20,000 पर मंथ, पर मंथ आपको 20,000 पेंशन मिलना स्टार्ट हुई फ्रॉम 1 जुलाई 2023। उसके बाद 31 दिसंबर 23 तक आपको 20,000 पेंशन मिल रही थी पर मंथ। 1 जनवरी 24 इस दिन पे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास जाता है और एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को बोलता है कि मुझे इसमें से 75% पेंशन पर मंथ देना बंद कर दो और उसके बदले में आप लमसम अमाउंट दे दो। मतलब क्या कि 20,000 में से आप 15,000 देना बंद करो, अब मुझे सिर्फ महीने का 5,000 देना। सो इधर से आप 5,000 पर मंथ ले रहे हो अभी, और इधर आपने जो 15,000 की पेंशन थी आपकी पर मंथ, वो आप क्या करना चाहते हो? कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू लमसम अमाउंट, और आपको 7,50,000 मिल चुका है। उसके बदले में आपने 75% अपनी पेंशन कन्वर्ट करवा दिया इनटू लमसम अमाउंट। अब ध्यान से सुनना, ये जो 20,000 की आपकी पेंशन है, 20,000 की पेंशन फॉर 6 मंथ्स, कहने से 1,20,000 आपको ये मिला। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फिर 5,000 की पेंशन आपको जो मिली 3 मंथ्स के लिए, वो हो गई 15,000। सो ये हो गया 1,35,000। ये पेंशन अनकम्यूटेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फुल्ली टैक्सेबल। अब कम्यूटेड पेंशन जो आपको कितनी मिली थी? 7,50,000 मिली, विच इज ओनली 75%। अब ये 7,50,000 अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट अगर ये 7,50,000 अदर एम्प्लॉय को मिला है जिसको ग्रेचुइटी भी मिला है, तो एग्जम्पशन कितना है? 1/3। 1/3 किसका? 7,50,000 का 1/3 नहीं दोस्तों, 7,50,000 का 1/3 नहीं करना है। 7,50,000 इज नॉट योर टोटल कम्यूटेड वैल्यू। आपको ऐसा समझना है टोटल कम्यूटेड वैल्यू के वक्त कि अगर हम ये सारी की सारी पेंशन, अगर हम ये सारी की सारी पेंशन जो पर मंथ मिल रही थी उसको कन्वर्ट करवा देते इनटू लमसम अमाउंट, तो कितना पैसा मिलता? अब 75% हमने कम्यूट करवाया तो उसके लिए हमें 7,50,000 मिला है। अगर हम 100% कम्यूट करवा लेते तो हमें 10 लाख मिलता। ये जो 10 लाख आया ना, उसको हम बोलते हैं टोटल कम्यूटेड वैल्यू, और उसका 1/3 या उसका हाफ जो है वो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। सो ये एक चीज भूलना नहीं दोस्तों पेंशन में। नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इज लीव एनकैशमेंट। अब दोस्तों एम्प्लॉयर जो है वो आपको सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स अलाउ करता है कि आप इतनी लीव्स ले सकते हो इन अ ईयर। अब क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय उतनी छुट्टियां यूज नहीं करता है। सो एम्प्लॉयर आपको बोल रहा था कि मैं आपको यू कैन से इन अ ईयर 40 डेज की लीव दे रहा हूं, लेकिन एम्प्लॉय ने वो 40 डेज में से सोचो सिर्फ 10 या 15 या 20 दिन ही लीव्स यूज की हुई है, तो अब उसके अकाउंट में लीव्स पेंडिंग है। अब क्या हो सकता है दोस्तों कि ऐसा चलता रहा फॉर यू कैन से सम इयर्स, एंड उसके बाद एम्प्लॉय ने सोचा कि अब उसके अकाउंट में सपोज 50 दिन की छुट्टी जमा हो चुकी है या 80 दिन की छुट्टी जमा हो चुकी है, तो वो क्या करना चाहता है? वो लीव्स को कन्वर्ट करवाना चाहता है इनटू सैलरी। उसको हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी। अब दोस्तों अगर आपको लीव सैलरी मिला है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ध्यान से सुनना, कब मिला है लीव सैलरी? ड्यूरिंग सर्विस पीरियड अगर आपको मिला है, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले या नॉन गवर्नमेंट को, फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब आप वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर ही रहे थे, 6-7 साल हो चुके हैं आपको,
एंड आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मेरी जितनी भी लीव्स अक्यूमुलेट हो चुकी है उसके बदले में मुझे पैसा दे दो, मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा नहीं रहा हूं। सो अगर आपको लीव एनकैशमेंट हुआ है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर आपको लीव सैलरी मिला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त मिल रहा है, और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जाम। बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट, तो 4 लिमिट्स है दोस्तों, विच एवर इज लोअर इज एग्जाम। फर्स्ट लिमिट आप देखो क्या लिखा है, बैलेंस लीव एज पर आईटी एक्ट, आईटी एक्ट बैलेंस लीव इन मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। सेकेंड लिमिट इज 10 मंथ्स इंटू average salary of 10 months, it means 10 months salary only, actual amount received and 25 lakhs over lifetime, 25 lakhs over lifetime। so ये 4 लिमिट्स में से whichever is lower। अब तुम समझो, यहां पे दिया हुआ है एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। पहले तो 10 मंथ्स कौन से, तो यहां पे दोस्तों 10 मंथ्स इज प्रीसीडिंग दी डेट ऑफ रिटायरमेंट। देखो ग्रेचुइटी में अभी मैंने आपको करवाया, नॉन पोगा में इट वाज प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, हियर इट इज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सो वो चीज ध्यान में रखना। सो सेकंड लिमिट में देखो 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स लेना है, इसका मतलब 10 मंथ सैलरी हो गया। अब आ रहा है फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। अच्छा, वापस से एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स मतलब वो तो सेम ही हो चुका जो अपन ने सेकंड लिमिट के लिए यूज किया था। सैलरी का मतलब क्या, तो यहां पे सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये 3 चीजें सैलरी में आएगी। अच्छा, अब दोस्तों व्हाट इज बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्लास में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था मीनिंग व्हाट इज बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो ये देखो नीचे फॉर्मूला है, बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो आप चेक करो लीव एंटाइटलमेंट कितना है, ये पर एनम आप लीव एंटाइटलमेंट ढूंढो, पर एनम आप क्या ढूंढो, लीव एंटाइटलमेंट, और उसको मल्टीप्लाई करो बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस से, तो आपको टोटल लीव एंटाइटलमेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब नंबर ऑफ इयर्स में सोचो, एम्प्लॉय ने अगर 29 इयर्स और 9 मंथ्स काम किया है तो 9 मंथ्स को इग्नोर करना। सो पहले पर एनम लीव एंटाइटलमेंट देखना कितना है, उसको आप मल्टीप्लाई किससे करना, कितने साल आपने काम किया, उसमें फ्रैक्शन इग्नोर, टोटल लीव एंटाइटलमेंट मिलेगा और उसमें से लीव अवेल्ड माइनस करना, तो आपको बैलेंस लीव मिल जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि आपका जो लीव एंटाइटलमेंट है पर एनम, व्हाट विल बी योर लीव एंटाइटलमेंट, तो आइदर इट विल बी कंपनीज पॉलिसी, मतलब अगर आपको कंपनी 45 डेज का छुट्टी दे रहा है इन अ ईयर, और 1 मंथ विच एवर इज लोअर, सो इट विल बी 1 मंथ। अच्छा, अगर सोचो कंपनी आपको 25 दिन की छुट्टी दे रहा है, तो 25 दिन एज पर कंपनी, और 1 मंथ विच एवर इज लोअर मतलब 25 दिन, वो आपका लीव एंटाइटलमेंट होगा पर एनम, 1 साल का लीव एंटाइटलमेंट, मतलब इतनी छुट्टी आप ले सकते हो एज पर इनकम टैक्स है। फिर आप मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस से, ताकि आपको पता चले कि टोटल कितनी छुट्टियां ले सकते थे, और उसमें से माइनस करो लीव अवेल्ड। सो कंपनी आपको 25 छुट्टी दे रही है तो ये कैलकुलेशन 25 के हिसाब से होगा, कंपनी अगर आपको 45 डेज की लीव दे रही है तो ये कैलकुलेशन 30 के हिसाब से होगा। चलो, अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का वर्किंग और सब अपन ने डिटेल में देखा हुआ था कि किस तरह से वर्क करता है। अब प्रोविडेंट फंड 3 टाइप के होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लास्ट वाले को 2 मिनट के लिए साइड में रखो, सुपर एनुएशन फंड वो अपन बाद में देखते हैं। सो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसमें जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, ये कब कंट्रीब्यूट करेगा, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, मतलब जब आप काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तब वो फंड में एम्प्लॉयर पैसा डालेगा। अब एम्प्लॉयर ने जो भी पैसा डाला वो एम्प्लॉय के लिए फायदा हुआ, क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। Employer's contribution to RPF is exempt up to 12% of salary, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है, और सैलरी का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्म, ये 3 चीजें लेनी है। और यूआरपीएफ में जो भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो भी क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, जो भी इंटरेस्ट मिलेगी
ये भी कब मिलेगी आपको? ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। जो भी इंटरेस्ट मिलेगी इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या हो जाएगी दोस्तों? फुल्ली एग्जाम। इन केस ऑफ आरपीएफ इट इज एग्जाम्ड अप टू 9.5% पर एनम। एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल। एंड जो यूआरपीएफ में मिलेगी इंटरेस्ट, वो भी हर साल वाली इंटरेस्ट जो है एवरी ईयर, दैट इज एग्जाम्ड। अब एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई का, वो तो आउटफ्लो है, उसके लिए पैसा बाहर जा रहा है, तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। बट दोस्तों 115 बीएसी के अंदर कहने से ये डिडक्शन आपको मिलता नहीं है। फिर उसके बाद जो आरपीएफ था उसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 बीएसी। एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो डिडक्शन आपको मिलेगा ही नहीं। यूआरपीएफ के अंदर जो भी है वहां पे आपको नहीं मिलेगा डिडक्शन। सो ये तीन चीजें जो है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब कब होगा? ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। जब आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तब एम्प्लॉयर अकाउंट ओपन कर देगा आपके नाम पे, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोस्तों लमसम अमाउंट जो भी आपको आएगा, लमसम अमाउंट, तो जो लमसम अमाउंट है इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1011। पूरा का पूरा अमाउंट एग्जाम्ड हो जाएगा। अच्छा, अब व्हाट इज लमसम अमाउंट कहने से ये तीन चीजों का एडिशन होगा। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में 15-20 साल काम किया है तो 15 साल का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सबको ऐड करोगे तो इट इज योर लमसम अमाउंट। अच्छा, आरपीएफ में ध्यान से सुनना, इट इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1012, लेकिन ये एग्जम्पशन के लिए एक नोट बनाई गई है। नोट, क्या नोट है? कि अगर एम्प्लॉई ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे ज्यादा काम किया, कितने इयर्स? 5 इयर्स या उससे ज्यादा, 5 साल या उससे ज्यादा काम किया है और फिर वो रिटायरमेंट ले रहा है, इट इज एग्जाम। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल काम कर रहे हो और फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर रहे हो, इधर 3 साल किया, इधर 3 साल किया, तो जब तुमने इधर 3 साल किया और यहां का पीएफ यहां पे ट्रांसफर किया तभी आपको टैक्स नहीं लगेगा, और फिर यहां पे 3 साल काम करके फिर तुमने विड्रॉ कर लिया तो भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 5 साल का पीरियड टोटल होना चाहिए, टोटल। सो टोटल अगर तुम 4 जगह पे काम कर रहे हो, चारों मिला के 5 साल का पीरियड हो गया तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है कि अगर आरपीएफ से आरपीएफ में शिफ्ट किया हुआ है, मतलब क्या? अगर तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा और वहां का आरपीएफ दूसरे जगह पे शिफ्ट किया है तो तभी भी तुम्हें टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अगर आरपीएफ से तुमने पैसा एनपीएस में डाल दिया है, एनपीएस अकाउंट में, नेशनल पेंशन स्कीम में डिपॉजिट कर दिया है, तो भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड उसके बाद अगर तुमने 5 साल के पहले ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, क्यों? बिकॉज ऑफ योर इल हेल्थ, बिकॉज ऑफ शटडाउन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, और बिकॉज ऑफ एनी रीजन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, ये 5 साल के पहले छोड़ा, ये सब रीजंस के वजह से, तो भी वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो भी वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। सो क्या क्या पॉइंट्स है? 5 साल या उससे ज्यादा टाइम काम किया, फिर निकले वहां से, एग्जम्प्ट। आरपीएफ टू आरपीएफ शिफ्ट किया, एग्जम्प्ट। आरपीएफ टू एनपीएस शिफ्ट किया, एग्जम्प्ट। और 5 साल के पहले तुमने ये 3 रीजंस के वजह से विड्रॉ किया है पैसा, एग्जम्प्ट। इसके अलावा अगर कोई केस रहा देन इट विल बी टैक्सेबल। सो ये आरपीएफ का प्रोविजन है। अब यूआरपीएफ में एक नोट दी गई है। यूआरपीएफ में वो लोग क्या बोलते हैं कि देखो, यूआरपीएफ में जो भी आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, वो तो हर साल एग्जम्प्ट 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 हुआ था, एग्जम्प्ट 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 हुआ था हर साल। अब क्या करेंगे पता है? जब लमसम अमाउंट मिलेगा ना, तो ये लमसम अमाउंट में जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट हर साल एग्जम्प्ट होती गई थी, हर साल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगी। अब लमसम अमाउंट जब तुम्हें मिलेगा तो जो भी इंटरेस्ट होगी उसमें से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट अलग करो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट अलग करो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला है वो सैलरी में टैक्स हो जाएगा, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला है वो अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया उसका तो आपको डिडक्शन मिला ही नहीं था हर साल। अब जब डिडक्शन ही नहीं मिला था तो जब लमसम अमाउंट रिसीव होगा, जब आपको लमसम अमाउंट फ्यूचर में जाके रिसीव होगा, वो टाइम पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये जो अमाउंट मिलेगा लमसम अमाउंट यूआरपीएफ में, उसके 4 टुकड़े कर देने, 4। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो सैलरी में टैक्स हो जाएगा, और उसके बाद एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टैक्स नहीं होगा, एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस।
ये आपका आरपीएफ का प्रोविजन है, आरपीएफ, यूआरपीएफ एंड एसपीएफ, प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन है। अब है ना, एक और पॉइंट समझो क्या है। यहां पे और एक पॉइंट क्या आ रहा है कि ये जो आपको इंटरेस्ट मिलती है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, बराबर से सुनना दोस्तों, ये जो आपको इंटरेस्ट मिलती है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रही है, जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है या 9.5 तक एग्जेम्प्ट है। अब बराबर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो ड्यूरिंग सर्विस पीरियड है, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड जो एम्प्लॉई अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा, अगर 2.5 लाख से ज्यादा अमाउंट है, ध्यान देना दोस्तों, एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वो 2.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगी ना, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉई का, वो भी कितना? 2.5 लाख से ज्यादा। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, तो 3 लाख में से जो 50,000 है, 50,000 के ऊपर जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। वो नीचे नोट नंबर 4 में यहां पे दिया हुआ है। एंड इन केस अगर तुमने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया है एंड यू कैन से आप अभी सिर्फ अकेले ही कंट्रीब्यूट करते जा रहे हो वो प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो फिर आपके लिए 2.5 लाख की जो लिमिट है वो 5 लाख कर दी है। वो कितनी कर दी है? 5 लाख कर दी है। तो वो एक चीज ध्यान में रखना। तो 5 लाख तक जो भी इंटरेस्ट आप कमाओगे एसपीएफ में एंड आरपीएफ में, एग्जाम्प्ट एंड 9.5, 5 लाख के ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन होगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगी वो टैक्सेबल। और अगर आप जब तक एम्प्लॉई हो तब तक आपके केस में 2.5 लाख का यू कैन से लिमिट है। 2.5 लाख की इंटरेस्ट एसपीएफ में एग्जाम्प्ट, मतलब 2.5 लाख के ऊपर जो इनकम आएगी इंटरेस्ट इनकम, वो एसपीएफ में एग्जाम्प्ट एंड आरपीएफ में 9.5। उसके ऊपर अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन गया, सपोज एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, तो 50,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पे एक सुपर एन्युएशन फंड करके दिया है, वो मैं आगे यू कैन से डिस्कस कर लेता हूं, सुपर एन्युएशन फंड। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? तो नेक्स्ट 2 और रिटायरमेंट बेनिफिट है, एक है वॉलंटरी रिटायरमेंट और एक है रिट्रेंचमेंट। अब दोस्तों वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन का मतलब क्या है कि एम्प्लॉई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना चाहता है और एम्प्लॉयर जो है वो उसको निकालना चाहता है। सो एम्प्लॉयर क्या करता है? उसको एक अमाउंट दे देता है और बोलता है कि आप यहां से अभी जा सकते हो। सो अब वहां पे ये 4 लिमिट्स हैं एग्जम्पशन की, विच एवर इज लोअर वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। देखो उसमें क्या दिया हुआ है, लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको लेनी है। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड कमीशन विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्न। सो ये 3 चीजें आपको सैलरी में लेनी है, उसको 3 टाइम्स कर देना है, 3 टाइम्स, एंड उसको मल्टीप्लाई करना है बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल आपने काम किया। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस में फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, फ्रैक्शन, तो 20 साल और 6 महीना रहा तो 20 साल ले लेना है, ठीक है। फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, मतलब और आपको कितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बाकी था, सो वो आप लोगों को लेना है, वो भी मंथ्स में लेना है, वो गड़बड़ मत करना। फिर कितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ और 5 लाख, ये 4 में से विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट क्या है? रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन में 3 लिमिट्स हैं, विच एवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट। क्या है? पहला 15 डिवाइड बाय 26 into average salary of 3 months, average salary of 3 months into number of years of service। अब सैलरी में क्या लेना है? तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, बोथ एंड यहां पे देखो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस में मोर देन 6 मंथ्स होगा तो हायर साइड पे राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन एक्चुअली रिसीव्ड एंड 5 लाख विच एवर इज लोअर, ये 3 में से विच एवर इज लोअर। सो यहां पे आपके जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? परक्विजिट्स। क्या होते हैं परक्विजिट्स? परक्विजिट्स आर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है, हम क्या पढ़ेंगे यहां पे? हाउ टू कन्वर्ट दिस नॉन मॉनिटरी बेनिफिट इनटू मॉनिटरी वैल्यू। हम लोग मॉनिटरी वैल्यू इसकी सीखेंगे कितनी है, ध्यान से सुनना। पहला परक्विजिट जो है वो है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है तो उसमें एम्प्लॉई को किस तरह से टैक्स लगेगा वो हम लोगों को पढ़ना है।
सो पहले तो आप क्या निकाल लो, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। और अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है तो उसमें हम फर्निशिंग चार्जेस ऐड करेंगे, मतलब अकोमोडेशन के साथ साथ अगर फर्नीचर भी दिया गया है तो वो हम ऐड करेंगे। फर्निशिंग चार्जेस में अगर आपको जो फर्नीचर दिया गया है दैट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, then 10% per annum of original cost is taxable to employee, and if it is hired by employer then higher charges paid by employer is taxable to employee, and अगर employee से कुछ amount recover हो रहा है तो वो माइनस कर देंगे, हमें perquisite value मिल जाएगा। so इधर देखो फर्निशिंग चार्जेस तो हमने यहीं पे ऐड कर दिए, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन के लिए नीचे चार्ट बनाए। एक गड़बड़ मत करना, अगर आपको फर्नीचर दिया गया है विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट लेना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में WDV दे देंगे, उसको इग्नोर करना है। दूसरी चीज, कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि असेट हमने एम्प्लॉय को यूज करने दिया है 1 दिसंबर से, तो याद रखना 1 दिसंबर से अगर असेट दिया है तो दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च 4 महीने के लिए उसको टैक्स लगाना। 10% पर एनम है तो उसका पहले 10% कैलकुलेट करके 4/12 कर देना। अब दोस्तों ये फर्निशिंग चार्जेस की बात होगी, अब अपन वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन में प्रोविजन ऐसा है कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, तो लाइसेंस फीस पे टैक्स लगता है, जो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अदर एम्प्लॉइज के केस में आप चेक करो कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर कि अकोमोडेशन इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। इफ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो आप देखो अकोमोडेशन कौन सी सिटी में दिया है। अगर वहां पे पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अगर 15 लाख से ज्यादा और अप टू 40 लाख है 7.5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। एंड अगर पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू 15 लाख है तो 5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। आपको पॉपुलेशन देखना है एज पर 2011 सेंसस। एंड अगर अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर को दिया गया, एम्प्लॉय को दिया गया है दैट इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लेके एम्प्लॉय को दिया है, तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब यहां पे सैलरी का मतलब क्या, तो यहां पे सैलरी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स which are taxable and which are credited to normal bank account excluding dearness allowance not in terms, advance salary, arrears of salary and taxable perquisite। so इसमें दोस्तों जो भी टैक्सेबल चीजें आपकी होगी वो सारी आ जाएगी जो नॉर्मल बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। नॉर्मल बैंक अकाउंट मतलब जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, एनपीएस होता है, ये सब आपके स्पेशल बैंक अकाउंट है। सुपर एन्युएशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, ये सब में जो भी टैक्सेबल अमाउंट्स होंगे वो सब यहां पे लेने नहीं है। नॉर्मल बैंक अकाउंट का मतलब है ऐसा बैंक अकाउंट जहां पे आप पैसा डिपॉजिट एंड विड्रॉ कभी भी कर सकते हो। सारे मॉनिटरी पेमेंट्स लेने जो टैक्सेबल हो एंड जो नॉर्मल बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हो, ये 4 चीजों को छोड़ के वो सैलरी का मतलब है। यहां पे आप सैलरी ले लो, उसके बाद अगर फर्नीचर दिया गया है अलॉन्ग विथ अकोमोडेशन तो वो अलग से ऐड कर देना एंड लेस करना अमाउंट रिकवर्ड, ताकि आपको टैक्सेबल अमाउंट मिल जाए। कभी कभी एम्प्लॉई को अकोमोडेशन होटल में दिया जाता है। सो पहले तो आप ये चेक करो कि होटल में अकोमोडेशन क्यों दिया है। कोई ऑफिस के काम के लिए दिया है देन इट इज एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉई का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है और उसको होटल में स्टे दिया गया है फॉर 15 डेज तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर आपका स्टे होटल में ट्रांसफर के वक्त 15 दिन से ज्यादा हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको 25 दिन का स्टे दिया गया है, तो फिर आपको टैक्स पूरे 25 के 25 दिन के लिए लगेगा, टैक्सेबल फॉर ऑल डेज। कितने पे टैक्स लगेगा, तो ये 25 दिन के लिए आपकी जो भी सैलरी होगी उसका हम 24% लेंगे, 24% ऑफ सैलरी। और हायर चार्जेस पेड टू होटल, वो अपना एम्प्लॉयर जो है वो होटल को पैसा देगा, विच एवर इज लोअर, और उसमें से एम्प्लॉय से जो भी अमाउंट रिकवर किया गया दैट इज योर परक्विजिट वैल्यू बैलेंस। अगर आपको कोई अदर रीजंस के वजह से होटल में स्टे दिया गया है तो प्रोविजन सेम है जो यहां पे था, 24% ऑफ सैलरी वाला। अब दोस्तों यहां पे भी सैलरी का मतलब क्या, तो यहां पे भी सैलरी का मतलब है सेम एज अबाउ। जो ऊपर मैंने आपको सैलरी का मतलब बताया वही यहां पे मतलब। अच्छा, अब यहां पे आप देखो 24% क्यों टैक्स आ रहा है, 24%।
इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि दोस्तों होटल्स जो होती है वो फर्निश्ड होती है, और होटल्स के केस में हम लोग फर्निशिंग चार्जेस अलग से ऐड नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए यहां पे डायरेक्टली उन्होंने 24% ऑफ सैलरी ले लिया है। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों डबल अकोमोडेशन। अब डबल अकोमोडेशन का मतलब क्या कि अगर एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और उसको अकोमोडेशन फर्स्ट प्लेस जहां पे वो रहता था वहां पे भी दिया गया है और सेकंड प्लेस वहां पे भी अकोमोडेशन दिया गया है। सो सपोज एम्प्लॉय मुंबई में रहता था और मुंबई से अभी वो बैंगलोर शिफ्ट हुआ है, तो उसको अकोमोडेशन मुंबई में भी दिया है, उसको अकोमोडेशन बैंगलोर में भी दिया है। अब एम्प्लॉय को बोला गया कि हम तुझे 90 डेज का टाइम देंगे। बोलो कितने डेज का टाइम देंगे? 90 डेज का टाइम देंगे। 90 डेज तक हम तुझे टैक्स किसी भी एक अकोमोडेशन पे लगाएंगे, ओल्ड अकोमोडेशन या न्यू अकोमोडेशन, जिसकी भी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कम आएगी। बट 90 डेज के बाद अगर तूने दो अकोमोडेशन उसके बाद भी यूज किए हैं तो हम तुझे टैक्स दोनों अकोमोडेशन पे लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट दोनों अकोमोडेशन के हम कैलकुलेट करेंगे और दोनों पे तुझे टैक्स लगेगा। दोस्तों ये एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है इस साल, परक्विजिट कैलकुलेशन फॉर सेकेंड ईयर। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो परक्विजिट कैलकुलेशन होगा या अकोमोडेशन के केस में सेकेंड ईयर में, तो पहले तो आप सेकेंड ईयर का ये जो ऊपर आपने फॉर्मूलाज पढ़े उस हिसाब से परक्विजिट निकाल लो कितना आ रहा है। सेकेंड वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर का परक्विजिट था उसमें आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट दो, इन्फ्लेशन का इफेक्ट दो। क्या यूज करके? CII। व्हाट इज CII? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो आपने कैपिटल गेन्स में पढ़े। सो वो यूज करके सेकेंड ईयर का जो CII होगा उससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो बाय CII ऑफ फर्स्ट ईयर। इन दोनों में से जो भी लोअर आया ना, लोअर, दैट इज योर परक्विजिट फॉर सेकेंड ईयर। दैट इज योर परक्विजिट फॉर सेकेंड ईयर, वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट, मोटर कार परक्विजिट। अब दोस्तों एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉई को मोटर कार यूज करने दी है तो पहले तो आप ये देखो कि मोटर कार किस पर्पस के लिए दी गई है। अगर मोटर कार ऑफिशियल पर्पस के लिए दी है देन परक्विजिट वैल्यू इज निल, तो फिर उस पर टैक्स लगेगा नहीं। बट अगर ये मोटर कार पर्सनल पर्पस के लिए दी है, अब मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, मैंने आपको मोटर कार दे दी और मोटर कार के रिलेशन में जो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है वो भी मैंने ही पे किए, एंड जो भी ड्राइवर था मैंने ड्राइवर भी प्रोवाइड किया आपको और उसकी सैलरी भी मैं ही दे रहा हूं। सो आपको 3 बेनिफिट मिले हैं मुझसे, पहला मोटर कार, दूसरा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस और तीसरा ड्राइवर सैलरी। अब आपको मोटर कार मिली जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर वो कार मेरी खुद की होगी तो आपको टैक्स लगेगा ऑन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अगर मैंने भाड़े पे ली होगी तो हायर चार्जेस जो मैं पे करूंगा उस पर आपको टैक्स। उसके बाद मैं अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पे कर रहा हूं तो वो ऐड हो जाएंगे, एंड मैं अगर ड्राइवर सैलरी पे कर रहा हूं तो वो ऐड हो जाएगा, और लेस करेंगे आपने जो भी अमाउंट पे किया परक्विजिट वैल्यू मिल जाएगा। ये 3 चीजों को ऐड करो, अगर वो एम्प्लॉयर से आ रही है तो एंड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस करो, परक्विजिट वैल्यू मिल जाएगा। बट देखो मेजॉरिटी ऑफ द कार्स तो थर्ड केस में ही फॉल होगी, क्या कि इट इज पार्टली यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस एंड पार्टली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। अब समझना, अब इसमें पीओपीपी के केस में दैट इज पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल, अगर मोटर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, सोचो गाड़ी आपकी है, तो गाड़ी जब आपकी है तो आपको गाड़ी के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, बट जो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है एंड जो ड्राइवर सैलरी है वो मैंने पे किया। तो अब क्या करेंगे, आरएनएम एक्सपेंस लिखेंगे और ड्राइवर सैलरी, ये 2 चीजें हम पहले लिख लेंगे टोटल अमाउंट। बट अभी तो कार ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, दोनों चीजों के लिए, तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो भी ऑफिशियल अमाउंट होगा ना वो लेस कर देंगे। जो भी ऑफिशियल अमाउंट होगा वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट ने यहां पे हमें ऑफिशियल अमाउंट पहले से ही दे दिए, क्योंकि ये दोनों खर्चे टोटल खर्चे ऑफिस के भी एंड पर्सनल के भी, तो ऑफिशियल दे दिए तो हम ऑफिशियल माइनस करके पर्सनल निकाल लेंगे। तो अब रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस के लिए कितना ऑफिशियल, तो अगर लेस देन 1600 सीसी होगा तो 1800 पर मंथ ऑफिशियल खर्चा है, एंड मोर देन 1600 सीसी होगा तो फिर 2400 पर मंथ ऑफिशियल खर्चा है। एंड ड्राइवर सैलरी अगर होगी तो उसके लिए 900 हम समझेंगे कि ऑफिस के लिए खर्चा हुआ है। तो टोटल आरएनएम एक्सपेंस में से, ये आरएनएम एक्सपेंस में से या तो 1800 2400 दोनों में से एक माइनस होगा, एंड ड्राइवर सैलरी में से 900 माइनस हो जाएगा, तो आपको पर्सनल अमाउंट मिल जाएंगे। उसमें से अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर किया गया है
तो वो आप माइनस करो, बैलेंस इज योर परक्विजिट वैल्यू। एंड अब इफ मोटर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी मैं दे रहा हूं मैं, और आरएनएम एक्सपेंस तुम पे कर रहे हो, आरएनएम एक्सपेंस तुम पे कर रहे हो, तो देखो तुम्हें बेनिफिट क्या मिल सकता है मुझसे, एक तो कार का बेनिफिट मिल सकता है, और अगर मैं ड्राइवर सैलरी पे करूं तो उसका बेनिफिट है। एंड अगर गाड़ी मेरी है, आरएनएम एक्सपेंस भी मैं पे कर रहा हूं और ड्राइवर सैलरी भी मैं दे रहा हूं, तो अब सेकेंड पार्ट में आना है, कार प्लस आरएनएम एक्सपेंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और ड्राइवर भी मैं दे रहा हूं, तो आपको सेकेंड केस में जाना है। अब ये जो सेकेंड केस है ना, ये वाले जो केसेस है, ये मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, याद रखना ये वाले केस में आपको डायरेक्टली परक्विजिट वैल्यू दे दी है। क्या दे दी है दोस्तों? डायरेक्टली आपको परक्विजिट वैल्यू दे दी है, इतने अमाउंट पे आपको टैक्स भर देना है, खत्म। अब तुम देखो यहां पे फर्स्ट केस में, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय एम्प्लॉई, विच एक्सपेंस? आरएनएम एक्सपेंस। आरएनएम एक्सपेंस आप भर रहे हो, रनिंग एंड मेंटेनेंस। मैं तो आपको कार दे रहा हूं, तो आपको 600 या 900 पे टैक्स हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ कार। अगर कार का क्यूबिक कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1600 तो 600 पे टैक्स, अगर मोर देन 1600 है तो 900 पे टैक्स। और अगर मैं ड्राइवर को प्रोवाइड कर रहा हूं तो 900 पे आपको टैक्स है, टैक्स है, टैक्स है, इतने पे टैक्स लगा देना है बस। एंड इन केस अगर मैं कार भी दे रहा हूं, आरएनएम एक्सपेंस भी कर रहा हूं और ड्राइवर सैलरी भी दे रहा हूं, तो कार और आरएनएम एक्सपेंस के लिए 1800 और 2400 पे टैक्स लगेगा, टैक्स, डायरेक्टली टैक्स, और ड्राइवर के लिए 900 पे टैक्स। इधर परक्विजिट वैल्यू दी गई है डायरेक्टली, एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई इज टू बी इग्नोर्ड। कितना ड्राइवर का सैलरी थी, कितनी आरएनएम एक्सपेंस हुआ, इग्नोर। अगर कोई एम्प्लॉय ने पैसा दिया है, इग्नोर, वो पूरा अमाउंट इग्नोर हो जाएगा, वो ध्यान में रखना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट परक्विजिट आ रहा है मेडिकल परक्विजिट। अब देखो मेडिकल परक्विजिट जो है उसमें प्रोविजन क्या है, तो पहले तो अगर आपको क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया गया है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा, ये जो परक्विजिट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें कहीं कहीं पे एग्जम्पशन दिया हुआ है। अब वो एग्जम्पशन कब एप्लीकेबल होगा? तो एग्जम्पशन तभी एप्लीकेबल होगा जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का होगा या एम्प्लॉई की फैमिली का होगा। और फैमिली में कौन कौन आएगा? तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन, जो डिपेंडेंट हो या ना हो, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर हु आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई। सो अगर ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का हुआ या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का हुआ है तो ही एग्जम्पशन मिलेगा, जहां जहां पे भी एग्जम्प्ट है। अब फ्रेंड्स, अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है, किसका? एम्प्लॉई का या एम्प्लॉई की फैमिली का। फैमिली में कौन कौन आएगा वो मैंने आपको बता दिया। अब ट्रीटमेंट अगर इंडिया में हो रहा है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन नोटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, नोटिफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, या इन एनी हॉस्पिटल बट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलनेस रिलेटिंग टू कोविड-19। सो अगर ट्रीटमेंट ये 3 हॉस्पिटल में हो रहा है, कौन सी? गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड या एम्प्लॉयर, या ट्रीटमेंट कोई भी हॉस्पिटल में हो रहा है लेकिन कोविड का हो रहा है, एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। मतलब खर्चा किसने किया है? एम्प्लॉयर ने किया है, या खर्चा एम्प्लॉई ने किया है और एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया है। इट इज फुल्ली 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 एग्जेम्प्ट। बट अगर ट्रीटमेंट कोई अदर केसेस में हुआ है, कोई दूसरी हॉस्पिटल में हुआ है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन, देन अज्यूम ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया इन अदर हॉस्पिटल, यहां पे फॉलो हो जाएगा और फुल्ली टैक्सेबल कर देगा। अगर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है दोस्तों, आउटसाइड इंडिया, तो जो भी ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ रहेगा वो, और जो भी स्टे पे खर्चा हुआ रहेगा, ट्रीटमेंट 1 पर्सन का, स्टे 2 पर्सन का, दैट इज एग्जम्प्ट एज पर आरबीआई लिमिट। तो वो आपको क्वेश्चन में दी होगी कि ट्रीटमेंट का खर्चा इतना है, परमिटेड बाय आरबीआई इतना है, सो आपको टैक्सेबल कर देना है डायरेक्टली। एंड जो भी 2 जन का आने जाने का खर्चा होगा, 2 जन का आने जाने का खर्चा, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा इफ जीटीआई इज लेस देन और इक्वल टू 2 लाख। अगर जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। और आपको जीटीआई कैसे देखनी है? जीटीआई इज टू बी टेकन बिफोर इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। मतलब इतना पार्ट को आप छोड़ देना और अपनी जीटीआई कैलकुलेट करो।
ये पार्ट छोड़ दो, पूरा मेडिकल परक्विजिट मत छोड़ना, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल छोड़ दो, सैलरी, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, सबको ऐड करो। अगर वो 2 लाख तक है तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पूरा एग्जाम, अगर वो 2 लाख से ज्यादा है कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फुल्ली टैक्सेबल। सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद अगर क्वेश्चन में दिया है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम, सो ये एम्प्लॉयर ने पे किया, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम क्या हो जाएगा दोस्तों, इट इज एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल। अगर क्वेश्चन में मेडिक्लेम प्रीमियम दिया है, मेडिक्लेम प्रीमियम के एम्प्लॉयर ने मेडिक्लेम प्रीमियम भरा है, एग्जेम्प्ट, बट एम्प्लॉयर ने अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा होगा तो इट इज टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर भरा होगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन परक्विजिट। अब एजुकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है कि रीइंबर्समेंट है, पहले वो चेक करो। मतलब अगर बिल एम्प्लॉयर के नाम पे आ रहा है देन इट्स अ फैसिलिटी, एंड अगर बिल एम्प्लॉई के नाम पे आया और एम्प्लॉई ने पे किया और फिर एम्प्लॉयर ने उसको पैसा दिया है देन इट इज रीइंबर्समेंट। अब एजुकेशन किसको मिल रहा है वो चेक करो। अगर एजुकेशन एम्प्लॉई को मिल रहा है देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉई को मिल रहा है, चिल्ड्रन बच्चों को मिल रहा है एम्प्लॉई के, तो उधर आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू लेनी है ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन। सिमिलर इंस्टीट्यूशन की मार्केट वैल्यू लेनी है और उसमें से आपको लेस करना है स्टैंडर्ड एग्जम्पशन 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, एंड लेस करना है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, बैलेंस इज योर परक्विजिट वैल्यू, बैलेंस इज योर परक्विजिट वैल्यू। ये 1000 रुपीज को लेके 2 इंटरप्रिटेशन थे या 2 व्यूज थे दोस्तों, जो मैंने आपको क्लास में इन डिटेल एक्सप्लेन किया था। क्या था फर्स्ट व्यू, 1000 तक एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर मार्केट वैल्यू 1000 है तो, और 1000 के ऊपर गया तो एक्सेस पे टैक्स लगेगा। दिस वाज व्यू नंबर 1। और व्यू नंबर 2 क्या था कि 1000 तक अगर मार्केट वैल्यू रहेगी देन इट इज एग्जेम्प्ट, 1000 के ऊपर गया देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सो व्यू 1 के हिसाब से अगर मार्केट वैल्यू 900 है, मार्केट वैल्यू तो 900 एग्जम्प्ट हो जाएगा, और मार्केट वैल्यू 1200 है तो 1000 एग्जम्प्ट होके 200 पे टैक्स लगेगा और इधर कुछ भी नहीं। और व्यू नंबर 2 के हिसाब से अगर 900 है तो 900 एग्जम्प्ट हो जाएगा, 1200 है तो पूरा 1200 पे टैक्स आ जाएगा। सो वो एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, बच्चों के केस में यू टेक मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन लेस स्टैंडर्ड एग्जम्पशन लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। एंड अब अदर पर्सन को अगर एजुकेशन मिल रहा है, एजुकेशन का फैसिलिटी, तो सेम एज चिल्ड्रन, बट जो ये 1000 का एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। रीइंबर्समेंट के केस में अगर एजुकेशन एम्प्लॉई को मिल रहा था एग्जाम, किसी अदर पर्सन को मिल रहा था देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सो ये आपका एजुकेशन परक्विजिट था। नेक्स्ट इज बहुत सिंपल, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉचमैन, सर्वेंट एक्सेट्रा। व्हाट इज परक्विजिट वैल्यू इन ऑल दिस केसेस, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल एम्प्लॉयर ने भर दिया या गैस का बिल भर दिया या आपके घर पे सर्वेंट दे दिया, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दिया था, तो जितना भी एम्प्लॉयर ने बिल भरे होंगे, एम्प्लॉयर ने जो भी बिल भरे होंगे, फिर उसमें से जितना टाइम ऑफिस पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज हुआ था वो अमाउंट माइनस करना, और अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई जो है वो माइनस कर देना। उसके बाद दोस्तों, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई असेट यूज करने दिया है, मूवेबल असेट, अब वो असेट अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन, टेलीफोन है तो परक्विजिट वैल्यू इज निल। मोटर कार अगर है तो ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड एनी अदर असेट है, if it is owned by employer then 10% per annum of original cost is taxable less amount recovered from employee, and if it is hired by employer then higher charges paid by employer less amount paid by employee। ये तो अपन ने पहले ही देख लिया है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। ट्रांसफर मतलब यहां पे सेल हो चुका है, ऊपर वाले केस में इट वाज यूज्ड, नाउ इट इज सेल। अब सेल के केस में आपको क्या करना है दोस्तों, तो सेल के केस में आप लोगों को एक्चुअल कॉस्ट लेनी है असेट की कितनी थी, और उसमें से आपको लेस करते जाना है डेप्रीसिएशन फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स मतलब अगर सोचो कि ये असेट 3 साल 11 महीने 10 दिन पहले खरीदा था, तो आपको डेप्रीसिएशन लेना है सिर्फ 3 साल का। सो एक्चुअल कॉस्ट लो, उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करो, एस्टिमेटेड कॉस्ट मिलेगा, एम्प्लॉय से जो भी अमाउंट रिकवर होगा वो माइनस करके बैलेंस इज योर परक्विजिट वैल्यू। नाउ आपका डेप्रीसिएशन कितना होगा तो वो डिपेंड करेगा असेट कौन सा है। अगर असेट लैपटॉप, कंप्यूटर या कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, मतलब रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंप्यूटर्स,
Then rate of depreciation is 50% and method of depreciation is WDV. अगर असेट मोटर कार है तो रेट इज 20%, मेथड इज WDV, एंड अगर कोई एनी अदर असेट है 10% एंड SLM. सो ये आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट हुआ. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट लोन. सो अब इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट लोन, इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है. क्यों दिया है? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा. अदर पर्पस के लिए लोन दिया है, एंड अगर वो लोन अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 20,000 है, लोन का अमाउंट ही लेस देन और इक्वल टू 20 है तो नो टैक्स. बट अगर लोन अमाउंट 20,000 से ज्यादा है, अगर लोन अमाउंट 20,000 से ज्यादा है तो आपको PR&D ये कैलकुलेट करके यू कैन से परक्विजिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ना व्हाट इज P? बहुत सिंपल, हर महीने के लास्ट डे पे हाउ मच अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग वो पहले कैलकुलेट करो. हर महीने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालो, उस पे SBI का रेट अप्लाई करो जो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे अप्लाई होता है. मतलब कितना रेट SBI चार्ज करता है वो देख लो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे, और हर यू कैन से मंथ वाइज एक एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, क्योंकि आप मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाल रहे हो. सो हर महीने के लास्ट डे पे बैलेंस निकालो, कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, उस पे SBI का रेट लगाओ और 1111 मंथ का परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट करना है. उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या आ रहा है? लीव ट्रैवल कंसेशन. बोलो क्या आ रहा है? लीव ट्रैवल कंसेशन. एम्प्लॉई जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ घूमने गया हुआ है, तो उसका जो आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो सारे बिल्स एम्प्लॉयर को सबमिट करेगा और एम्प्लॉयर उसको बदले में अमाउंट देगा. दैट इज योर लीव ट्रैवल कंसेशन. अब ये लीव ट्रैवल कंसेशन में एग्जम्पशन मिलता है, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 115 BAC. सो 115 BAC में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. अब पहला ही पॉइंट यहां पे क्या आता है कि लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर आप लोग को जो एग्जम्पशन मिलता है वो किस किस का एग्जम्पशन मिलेगा? तो एक तो एम्प्लॉय घूमने गया तो उसका तो एग्जम्पशन मिलेगा, प्लस एम्प्लॉय अगर अपने फैमिली को लेके गया तो उसका भी एग्जम्पशन मिलेगा. अब फैमिली में भी आप याद करो फैमिली का डेफिनेशन क्या था? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और नॉट, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर हु आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय. सो इन सबको लेके जाओ आप घूमने, एग्जम्पशन इन सबका मिलेगा. अब याद करोगे तो बच्चों पे लिमिट था. क्या लिमिट था? 11098 के पहले अगर बच्चे बॉर्न हुए, 11098 के पहले बच्चे बॉर्न हुए, तो जितने भी बच्चे 11098 के पहले बॉर्न हुए सबका एग्जम्पशन मिलेगा. 11098 के पहले जितने भी बच्चे बॉर्न हुए सबका एग्जम्पशन मिलेगा. बट 11098 या उसके बाद, ये डेट या उसके बाद मैक्सिमम 2 बच्चों का मिलेगा, मैक्सिमम 2 बच्चे. बट उसमें भी आप याद करो कि अगर ये 2 बच्चों में से पहले एक बच्चे का बर्थ हो जाता है, पहले सिंगल बर्थ हो रहा है, सिंगल बर्थ, पहले एक बच्चा बॉर्न हो चुका है 11098 के पहले, 11098 के पहले तो जितने बॉर्न हुए सबका मिलेगा. 11098 के बाद मैक्सिमम 2 में से भी पहले एक बच्चा बॉर्न हुआ और फिर मल्टीपल बर्थ हुआ, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट जब था, सेकेंड अटेम्प्ट मतलब 11098 के बाद सेकेंड अटेम्प्ट दोस्तों, उसमें आपका मल्टीपल बर्थ हुआ है, तो जितने भी मल्टीपल बर्थ में बॉर्न हुए हैं उन सबका आपको एग्जम्पशन मिलेगा. पॉइंट नंबर 2 क्या था कि यहां पे आपको ब्लॉक्स बना के दिए हुए हैं. अभी जो ब्लॉक चल रहा है वो चल रहा है 22 से लेके 25 का ब्लॉक. ये 4 साल का एक ब्लॉक चल रहा है. ये जो 4 साल का ब्लॉक है ना दोस्तों, ये 4 साल के ब्लॉक में आपको जो एग्जम्पशन है वो 2 बार ही मिलेगा. बस आपको जो एग्जम्पशन है वो कितनी बार मिलेगा? 2 बार एग्जम्पशन मिलेगा. इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years यू विल गेट एग्जम्पशन ट्वाइस. बट याद रखना जो इसका प्रीवियस ब्लॉक था, जो इसका कौन सा ब्लॉक था? प्रीवियस ब्लॉक था, मतलब 18, 19, 20, 21, ये सब कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक है. ठीक है. सो ये जो पहले के 4 साल थे, इसमें अगर आप लोगों ने एक बार भी एग्जम्पशन नहीं लिया या आपने एग्जम्पशन सिर्फ एक ही बार लिया है, आपने एग्जम्पशन या तो लिया ही नहीं है या तो आपने एक बार ही एग्जम्पशन लिया है, तो आप एक एग्जम्पशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आपके यहां पे एग्जम्पशंस हो जाएंगे टोटल 3, जिसमें से आपको एक एग्जम्पशन तो फर्स्ट कैलेंडर ईयर में यूज कर लेने का. सो इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years you will get exemption twice, but if in previous block exemptions are not availed by SSC or availed but only one exemption is availed,
then employee can carry forward one concession to next year. So number of exemptions that he can claim in next year are 3, out of which 1 you should claim in first calendar year. और आपको exemption मिलेगा अगर आप ट्रैवल कहां पे कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो तो। कितना exemption मिलेगा, तो अगर आपने एयर से ट्रैवल किया है तो जितना भी आपका एक्चुअल खर्चे हुए रहेंगे वो, या इकोनॉमी क्लास फेयर विच एवर इज लोअर। अगर आपने ट्रैवल कोई अदर मोड से किया है बट अदर मोड में रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, सो वो 2 प्लेसेस जो थी वो रेल से कनेक्टेड थी, तो एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास एसी फेयर। अगर रेल से कनेक्टेड नहीं थी और वहां पे कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, देन एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर विच एवर इज लोअर, एंड ट्रांसपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है, तो एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर ऑफ सिमिलर डिस्टेंस। सिमिलर डिस्टेंस आपको देखना है क्योंकि प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल। सो अभी आप प्लेस ए से प्लेस बी जा रहे हो, दिस 2 प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, यहां पे कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है, तो इन दोनों के बीच में सोचो डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर्स। तो आप अब 2 प्लेस ऐसी ढूंढो जिनके बीच में डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर्स और जो रेल से कनेक्टेड हो, उसका जितना फेयर होगा वो तुम्हें यहां पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों कुछ अदर परक्विजिट्स है, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ईसॉप दिया है, तो एम्प्लॉय को टैक्स लग जाएगा कितने पे, मार्केट वैल्यू ऑन द डेट व्हेन ही एक्सरसाइजेस हिज ऑप्शन लेस अमाउंट रिकवर्ड, जो भी अमाउंट रिकवरी होगी वो। नेक्स्ट इज लंच। अब लंच में है ना, एक चीज ध्यान में रखना, टी कॉफी एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड इज एग्जेम्प्ट। आपको चाय नाश्ता दिया गया है तो वो एग्जेम्प्ट है, ये ऑप्शनल में भी और डिफॉल्ट में भी दोनों जगह पे एग्जेम्प्ट है। बट अगर आपको लंच प्रोवाइड किया है देन इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपीज पर मील पर डे। पर मील पर डे 50 रुपए का एग्जाम्शन है, 50 रुपए का, वो ध्यान में रखना। ये वाला जो एग्जाम्शन है ना वो ऑप्शनल में ही मिलेगा, डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा। सो डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा। लंच तो ये टी कॉफी तो एग्जाम्प्ट ही है दोनों में, बट लंच वाला जो है वो ये ऑप्शनल में मिलेगा, डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज गिफ्ट। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या दिया है, गिफ्ट, अगर वो गिफ्ट मॉनिटरी गिफ्ट है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल, बट अगर वो गिफ्ट नॉन मॉनिटरी गिफ्ट है तो 5000 की एक लिमिट दी गई है, 5000 तक एग्जम्प्ट हो जाएगा, और 5000 के ऊपर गया तो ऊपर जब गया ना तो 2 व्यूज है। पहला व्यू वो क्या बोलता है, 5000 के ऊपर गया तो एक्सेस इज टैक्सेबल, और दूसरा व्यू बोलता है 5000 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल। आप जो व्यू फॉलो करना चाहो वो कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों 4th पॉइंट। अब 4th पॉइंट के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, यूआरपीएफ या एसपीएफ था, वैसे ही एक आता है सुपर एन्युएशन फंड। क्या आता है बोलो, सुपर एन्युएशन फंड। अब सुपर एन्युएशन फंड में भी आपके नाम पे एक एसएफ अकाउंट ओपन होगा, ये अकाउंट एम्प्लॉय के नाम पे ओपन किया जाएगा, और इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, एंड हर साल आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ये चलता रहेगा जब तक आप सर्विस कर रहे हो तब तक, एंड उसके बाद लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लम सम अमाउंट। अब ध्यान से सुनना, जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो आउटफ्लो है, तो इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, और ये नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। सो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो भी होगा ना, इंटरेस्ट दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगी दैट इज एग्जेम्प्ट। बट अब जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इन सुपर एन्युएशन फंड, ध्यान से सुनना, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, बराबर से देखना, अभी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड एंड नेशनल पेंशन स्कीम, ये तीनों का मिला के, ये तीनों को मिला के जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, अगर वो 7.5 लाख से ज्यादा है, 7.5 लाख पर एनम से ज्यादा है तीनों का मिला के, then excess amount is taxable। then excess amount is taxable, ये कहां दिया हुआ है, 17(2)(7) के अंदर।
इसका मतलब क्या, ये तीनों को मिला के एक ओवरऑल लिमिट रखी गई है, ओवरऑल लिमिट 7.5 लाख रुपया। अच्छा, अब ये तीनों की खुद की कोई इंडिविजुअल लिमिट्स है क्या? इंडिविजुअल, आंसर इज यस। आरपीएफ की क्या है? 12% ऑफ सैलरी, ये आरपीएफ की लिमिट है, 12% तक वो एग्जेम्प्ट है। फिर एसएफ की कोई इंडिविजुअल लिमिट नहीं है, और एनपीएस की आप याद करो, एटीसीसीडी में आपने पढ़ा था 10% ऑफ सैलरी वहां पे लिमिट था, जिसका आपको डिडक्शन मिलता था सीसीडी में। सो ये इंडिविजुअल लिमिट्स है, और ओवरऑल तीनों का मिला के 7.5 लाख के ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन गया देन इट इज टैक्सेबल। सो यहां पे जो एसएफ है ना, एसएफ, इसमें मुझे लिखना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनपीएस एंड एसएफ मोर देन 7.5 लाख पर एनम, देन एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल। ये टैक्सेबल हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट। सो ये तीन चीजें जो मैंने लिखी है यहां पे, ये तीन चीजें, ये ड्यूरिंग सर्विस पीरियड है, सर्विस पीरियड। और ये जो एक्सेस टैक्सेबल होता है ना, इसको हम कंसिडर करते हैं परक्विजिट अंडर 1727। और उसके बाद दोस्तों, अब ये लमसम अमाउंट जो आपको मिलेगा किस में? सुपर एन्युएशन फंड में। जो भी आपको लमसम अमाउंट मिलेगा इन केस ऑफ सुपर एन्युएशन फंड, उसका क्या प्रोविजन है? तो ये देखो, ये लमसम अमाउंट का यहां पे प्रोविजन मैं सिखाता हूं आपको, एक मिनट। हाँ, ओके, ये देखो, लमसम अमाउंट इन केस ऑफ सुपर एन्युएशन फंड। अगर पैसा आपको डेथ पे मिलता है सुपर एन्युएशन में, देन इट इज एग्जेम्प्ट। अगर डिसेबिलिटी हो गया या फिर सुपर एन्युएशन हो गया, दोनों में से कुछ भी हो गया। व्हाट इज सुपर एन्युएशन? ऑटोमेटिक एज ऑफ रिटायरमेंट। सो अगर एम्प्लॉय 60 इयर्स का एज का हो गया और वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिक एज ऑफ रिटायरमेंट वो 60 इयर्स, या फिर 60 इयर्स के पहले ही वो डिसेबल हो गया, अब उसको मंथली अमाउंट मिल रहा है, देन इट इज टैक्सेबल। लमसम अमाउंट मिला, देन इट इज एग्जेम्प्ट। इट इज लाइक अनकम्यूटेड एंड कम्यूटेड। या फिर सुपर एन्युएशन फंड का पैसा ट्रांसफर हुआ इन एनपीएस अकाउंट, अगेन इट इज एग्जेम्प्ट। इन ऑल अदर केसेस इट विल बी टैक्सेबल। सो ये देखो, सुपर एन्युएशन फंड मैंने आपको अभी पढ़ाया कि सुपर एन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो रेफर परक्विजिट अंडर 1727, जो क्या बोलता है, तीनों का मिला के आरपीएफ, एनपीएस एंड सुपर एन्युएशन 7.5 लाख से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट हर साल एग्जेम्प्ट होगी, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, एंड ये नहीं मिलेगा अंडर 115 बीएससी। और लमसम अमाउंट का क्या होगा, उसके लिए ये चार्ट। सो ये आपका सुपर एन्युएशन फंड का प्रोविजन है। और अब देखो, मैं आपको ये परक्विजिट बताता हूं। द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन आरपीएफ, एनपीएस एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड बाय एम्प्लॉयर to the account of assessee to the extent it is more than 7.5। so ये आपका फोर्थ पॉइंट हुआ। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है पता है, कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ये तीनों में सपोज 9 लाख है, तो कहना से 1.5 लाख तो टैक्सेबल हो गया, 1.5 लाख टैक्सेबल हो चुका, 7.5 लाख एग्जम्प्ट हो गया और 1.5 लाख टैक्सेबल हो चुका। वो 1.5 लाख जो टैक्सेबल हुआ है अंडर दिस सेक्शन, तो जो भी आपका 1727 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हुआ है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, वो फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे परक्विजिट अंडर 1727A। परक्विजिट अंडर 1727A। सो ये परक्विजिट हो जाएगा अंडर 1727A। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो इधर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये पॉइंट क्या है कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो देखो, अगर सोचो 9 लाख कंट्रीब्यूशन है, तो 9 लाख में से आप 7.5 लाख हटा दो, तो ये पीसी है ना, दैट इज 1.5 लाख। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर मोर देन 7.5 लाख इज योर पीसी। उसको डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं, हम एवरेज ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि ये 1.5 लाख एक साथ तो डिपॉजिट नहीं हुआ रहेगा, ये 12 महीने में हुआ रहेगा, इसीलिए डिवाइड बाय 2। सो पीसी
एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 7.5 lakhs डिवाइड बाय 2 एवरेज मल्टीप्लाई बाय आर. व्हाट इज आर? तो आर इज आई डिवाइड बाय एफ एवरेज. सो आपने कितनी इंटरेस्ट कमाई है पूरे साल में, डिवाइड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, डिवाइड बाय 2, कितने पे वो इंटरेस्ट कमाई है, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा आर. अब व्हाट इज PC1? PC1 इज एम्प्लॉयर के पास्ट ईयर के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो 7.5 लाख से ज्यादा होंगे पास्ट ईयर्स के. तो 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में एक थर्ड ईयर चल रहा है आपका, तो लास्ट के 2 साल के एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख से ज्यादा है, प्लस व्हाट इज द TP1? तो पास्ट ईयर में जो आपका ये फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट आया होगा, वो पास्ट ईयर में जो भी ये फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट आया होगा वो मल्टीप्लाई बाय आर. आर तो आपको मैंने सिखा दिया. सो मतलब 7.5 लाख के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन गया उसकी इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगी. अब तुम नेक्स्ट ईयर पे ये इंटरेस्ट जो टैक्सेबल हुई उस पे भी इंटरेस्ट कमाओगे, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी. सो ये फॉर्मूला अपन ने बहुत मस्त क्लास में एकदम डिटेल में एग्जांपल के साथ पढ़ा था दोस्तों. अब दोस्तों नेक्स्ट 6 पॉइंट, following perquisites are exempt from tax if any goods are manufactured by employer and sold to employee at concessional rate. वो क्या हो जाएंगे? exempt. टेलीफोन और मोबाइल बिल पेड is exempt and tax on non monetary perquisite. इसके लिए आपने TDS चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको कि TDS चैप्टर में क्या करना है, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट. सो ये 3 परक्विजिट्स एग्जम्प्ट हो जाएंगे दोस्तों. डिडक्शन चैप्टर, डिडक्शन जो है नोट नंबर 4, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी. पहला आपको क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है, डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल दोनों में मिलता है आपको ये डिडक्शन. उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको डिडक्शन में मिलता है, बट ये डिडक्शन मिलता है ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. एंड ये डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर डिफॉल्ट स्कीम, सिर्फ ऑप्शनल में ही मिलेगा. कितना? 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड विच एवर इज लोअर. एंड उसके बाद लास्ट में आपको मिलता है प्रोफेशनल टैक्स या फिर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट. ये भी आपको डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलता, सिर्फ ऑप्शनल में ही मिलता है. अब ये प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय अपने सैलरी में से पे कर देगा टू स्टेट गवर्नमेंट. सो आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, जैसे ही पे कर दिया वैसे ही मिलेगा. कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ने भरा होगा तो वो आपके सैलरी में पहले ऐड करना, क्योंकि वो आपके लिए परक्विजिट है, और फिर आप उसको नीचे से माइनस भी कर देना अगर आप ऑप्शनल स्कीम में हो तो. सो एम्प्लॉई ने भरा प्रोफेशनल टैक्स, सिर्फ माइनस होगा. एम्प्लॉयर ने भरा तो पहले ऐड होगा और फिर माइनस. सो ये आपका सैलरी चैप्टर का दोस्तों रिवीजन कंप्लीट हो चुका है. बस अच्छे से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए. अभी एग्जाम्स में यू कैन से जितना हो सके अपना 100% दो फ्रेंड्स. ऑल द बेस्ट. मिलते रहेंगे ऐसे ही लेक्चर्स के अंदर. थैंक यू फ्रेंड्स.